वेलकम बैक बच्चों। तो आज फिर हम आ गए हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ और आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का थर्ड लॉ, द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बहुत सिंपल लॉ है, लेकिन इसमें दो तीन ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होते हैं और जब इस लॉ को किसी न्यूमेरिकल में लगाने का नंबर आता है तो वहां पर उसमें वो गलती करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल है लॉ, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, सो स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल और बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये होता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट ये इनकम्प्लीट है। ज्यादातर हमें इतना ही पता होता है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट ये इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ द लॉ इज कंप्लीट। लॉ क्या कह रहा है? टू एवरी एक्शन। अब एक एक वर्ड को ध्यान से देखते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। टू एवरी एक्शन, नाउ दिस एक्शन इज नथिंग बट अ फोर्स। ये एक्शन क्या है? एक फोर्स है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक फोर्स जो एज अ एक्शन लगती है कहीं पर, उसके लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है और रिएक्शन भी फोर्स होती है। रिएक्शन और एक्शन ये दोनों फोर्सेज हैं। ठीक है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है एज एक्शन, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिएक्शन, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। उसके बाद क्या बोला है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये गलती कभी मत कर देना कि एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर लगा दिए। एक्शन अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है और रिएक्शन अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है। तो जब भी फोर्सेज होती हैं, बेसिकली ये थर्ड लॉ क्या बोल रहा है हमसे? थर्ड लॉ हमसे बता रहा है कि जब भी फोर्सेज होती हैं वो पेयर्स में होती हैं। फोर्सेज दे अकर इन पेयर्स। अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा। ठीक है ना? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ बॉल हिट्स अ वॉल। मान लो ये कोई वॉल है एंड अ बॉल हिट्स इट। एक बॉल आती है और इसने इसको हिट किया। नाउ व्हाट इज एक्शन ओवर हियर? एक्शन इज बॉल हिटिंग द वॉल। ये एक्शन है, दिस इज एक्शन। और ये एक्शन हुआ किस पर? एक्शन हुआ है, एक्शन ऑन वॉल हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा आप सोचिए। जैसे ही ये बॉल आएगी, इसको हिट करेगी, फौरन से ये वापस से बाउंस बैक भी तो करेगी। सो रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन इज बॉल बाउंसिंग बैक। और रिएक्शन किस पे हुआ है? रिएक्शन हुआ है बॉल पर। रिएक्शन हुआ है बॉल पर। तो देखिए आप, एक्शन वॉल पर हुआ है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, रिएक्शन बॉल पर हुआ है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। और जितना एक्शन इस वॉल पे हुआ है उतना ही रिएक्शन बॉल पर हुआ है। और एक्शन इस डायरेक्शन में हुआ है, कह सकते हैं कि टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो रिएक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ है, मतलब रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। इक्वल होते हैं एक्शन रिएक्शन, अपोजिट होते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि एक्शन और रिएक्शन ये एक साथ लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा। दे एक्ट साइमल्टेनियसली, ये एक साथ लगते हैं। जैसे ही बॉल ने वॉल पर एक्ट किया, वैसे ही दीवार ने भी बॉल पर वापस से रिएक्ट करा है। ये एक साथ लगते हैं। और आप किसी भी फोर्स को एक्शन बोल सकते हो और किसी भी फोर्स को रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बॉल हिटिंग द वॉल ही एक्शन है। ठीक है, आप किसी भी फोर्स को एक्शन और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो क्योंकि दोनों एक साथ लगते हैं। दोनों एक साथ लगते हैं। ठीक है ना? इसका एक और एग्जांपल चलिए हम कर लेते हैं। एक एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर, अ मैन वॉकिंग। यस, दिस इज द एग्जांपल, अ मैन वॉकिंग। जब कोई आदमी या कोई भी इंसान फ्लोर पर आगे बढ़ता है तो क्या क्या हो सकता है वहां पर? लेट अस सी। सपोज दिस इज द फ्लोर। देखो, जब हम आगे बढ़ने के लिए फ्लोर को पुश करते हैं अपने पैर से, द मैन पुशिंग द फ्लोर इज एक्शन। ये एक्शन है। और वापस से ये फ्लोर क्या करेगा? इसको रिएक्ट करेगा ऐसे करके। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑन मैन या ऑन फुट ऑफ द मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे की तरफ इसे एक रिएक्शन मिल गया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही रिएक्शन हमें
हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, दैट इज हाउ द मैन इज वॉकिंग फॉरवर्ड। इसी तरीके से ये इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्शन क्या हुआ है, पर एक्शन हुआ पुशिंग द फ्लोर, और एक्शन है फ्लोर के ऊपर, और रिएक्शन है मैन के ऊपर या मैन के फुट के ऊपर। जितना वो एक्ट करेगा फ्लोर को पीछे धकेलने के लिए, उतना ही उसको रिएक्शन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर, दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर, और एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सो अगर मैं ये मान लूं कि दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और जब इन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए इज F2. What is F2? F2 is force on B ड्यू टू A. तो उसके बदले में B A को रिएक्ट करेगा और इतना ही फोर्स इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगवा देगा। एंड सपोज F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन A. व्हाट इज F1? फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब देखो यहां पर अगर मैं F2 को एक्शन बोलूं तो F1 क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आई कैन राइट F1 इज इक्वल टू F2 बट अपोजिट ऑफ इट। तो यहां पर नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज अपोजिट, अपोजिटली डायरेक्टेड। F1 का जो भी डायरेक्शन है वो F2 से अपोजिट है। और इक्वल टू क्या बता रहा है, इक्वल टू का साइन बता रहा है कि दोनों F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू F2, मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। अब क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे थे, तो अगर वो टाइम ऑफ इंटरेक्शन डेल्टा टी है तो डेल्टा टी इज कॉमन फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स। भाई डेल्टा टी टाइम के लिए F1 ने इंटरेक्ट करा और डेल्टा टी टाइम के लिए ही F2 ने भी इंटरेक्ट करा है। तो क्या मैं F1 को यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो यहां पर भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया फिर से, बिकॉज यही तो रियल लॉ है। तो क्या मैं F1 को लिख सकता हूं डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि टाइम दोनों का सेम है तो उसे हमने सेम रखा है। अल्टीमेटली दोनों साइड से टाइम विल कैंसिल आउट और हमें मिल रहा है एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहां से आया? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने के बाद। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का जो भी होगा यहां पर वो इक्वल एंड अपोजिट होगा टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम भी इक्वल होता है और अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को ले लो, बॉल हिटिंग द वॉल, तो जितना चेंज इन मोमेंटम बॉल के अंदर आया है उतना ही चेंज इन मोमेंटम वॉल के अंदर भी आएगा, और ये चेंज इन मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक आउटकम है, एक कंसीक्वेंस है, ठीक है ना। अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इस डायरेक्शन में हुआ है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इस केस में भी जितना चेंज इन मोमेंटम मैन के अंदर आ रहा है उतना ही चेंज इन मोमेंटम नीचे फ्लोर के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। फ्लोर में भी उतना ही चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से समझनी थी। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्पेशली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे हम मोमेंटम का रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर बेस्ड है आपका आज के लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन, और होमवर्क वाला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। सपोज दिस इज अ वॉल और इस वॉल पर एक बॉल आ रही है लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। The mass of the ball is m and the speed is u, and suppose m is equals to the mass of the ball is 100 gram and the speed, the constant speed with which it is coming is 8 meter per second, okay। बॉल ने वॉल को हिट किया और रिबाउंड कर जाती है इस तरफ। लेट द एंगल इज 60 डिग्री। लेट दिस एंगल इज, इस एंगल को आप ले लीजिए 30 डिग्री ले लीजिए। लेट द एंगल इज 30 डिग्री। इसी एंगल पर ये रिबाउंड कर गई है। द क्वेश्चन इज फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ कि आपको कौन सा लॉ लगाना है। आपको लगाना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना मोमेंटम का चेंज बॉल के लिए होगा उतना ही वॉल के लिए होगा, ओके। और आपको यह भी बताना है कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड बताइए, और उसका डायरेक्शन भी बताइए, दोनों चीजें बताइए।
अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर भी कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, आप मेंशन करें कि दैट वी आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ ये कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा एक छोटी सी वीडियो के साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए।